और अब भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। डीएनए में अपनी सीरीज में हम लगातार आपको यह बता रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को आज तक जितना भी समझा गया है वो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का 1/4 भी नहीं है। जब इस देश के सामने उनका पूरा राष्ट्रीय स्वरूप आएगा तभी देश को यह पता चलेगा कि किस तरह डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक दोहन किया गया है। जी न्यूज पूरी जिम्मेदारी के साथ डॉक्टर अंबेडकर को देश के सामने डिकोड कर रहा है। इस सीरीज के तहत आज हमारा विषय यह है कि डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से कितना इत्तेफाक रखते थे। डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व और विचार टाइमलेस थे और यही वजह है कि उनके जन्म के 125 साल बाद भी अंबेडकर के बिना राजनीति के किसी भी रंग का काम नहीं चलता। कल डीएनए में मैंने आपसे कहा था कि अंबेडकर को हर किसी ने अपने मन मुताबिक रंग में रंगने की कोशिश की थी और यह कोशिश आज भी जारी है। वामपंथियों ने अंबेडकर को लाल रंग में रंगा तो अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वालों ने अंबेडकर को हरे रंग का चोला पहना दिया। लेकिन क्या वजह है कि अंबेडकर को जो जगह मिलनी चाहिए थी वो उन्हें दी नहीं गई? क्या यह सब इसलिए हुआ क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने आजादी के बाद से लेकर अब तक जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की उसे अंबेडकर ने खारिज कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए और उनसे जुड़े सवालों, चुनौतियों और दावों की पड़ताल करते हुए आज ये सवाल हमारे सामने है कि क्या डॉक्टर अंबेडकर को तुष्टीकरण के विरोध की सजा मिली थी? देश के मुसलमानों और भारत के बंटवारे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे उन्हें लेकर आज भी विवाद होता रहता है। मुसलमानों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा एतराज ये था कि कांग्रेस हर हालत में मुसलमानों के तुष्टीकरण में लगी रहती है। अंबेडकर का मानना था कि कांग्रेस मुसलमानों की हर मांग को स्वीकार करती है लेकिन अछूत माने जाने वाले दलित वर्ग को वो अधिकार नहीं देती जो उन्हें मिलने चाहिए। अपने जीवन के आखिरी वक्त में डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि वो पैदा तो हिंदू हुए हैं लेकिन उनकी मौत एक हिंदू के तौर पर नहीं होगी। जानकार ये भी बताते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की ये बात सुनने के बाद हैदराबाद के निजाम ने उनका धर्म परिवर्तन करवाने की बहुत कोशिश की थी और उन्हें करोड़ों रुपए भी ऑफर किए गए थे। ऐसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि दलित और शोषित वर्ग के लोग डॉक्टर अंबेडकर के बहुत बड़े समर्थक थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने निजाम के ऑफर को ठुकरा दिया। अंबेडकर का मानना था कि निजाम सहित तमाम दूसरी ताकतें जिसमें दूसरे धर्म के लोग भी शामिल हैं उनके और उनके समर्थकों के धर्म परिवर्तन की दिशा में काम कर रही थी। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि दलित और शोषित समाज हमेशा धर्म परिवर्तन के निशाने पर रहता है। इस बात का जिक्र एरिक लुइस बेवर्ले की किताब में भी मिलता है जिसका शीर्षक है हैदराबाद, ब्रिटिश इंडिया एंड द वर्ल्ड। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे थे। ये अल्पसंख्यक हिंदू दलित थे जिन्हें पाकिस्तान से भारत नहीं आने दिया जा रहा था। तब बाबा साहब ने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को सलाह दी थी कि जबरन मुस्लिम बनाए जाने से बचने के लिए वो जैसे भी संभव हो भारत आ जाएं। मुसलमानों पर केवल इसलिए भरोसा न करें कि उनकी सवर्ण हिंदुओं से नाराजगी है, ये बहुत बड़ी भूल होगी। 1946 में आई डॉक्टर अंबेडकर की किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान के बारे में सोचना भारत में एक केंद्रीय सरकार बनाने के मूल विचार के खिलाफ है। इसलिए हमें भारत का संविधान बनाने से पहले पाकिस्तान के मुद्दे को सुलझाना होगा, तभी हम एक सशक्त संविधान की नींव रख पाएंगे। और इसी किताब में उन्होंने आगे लिखा है कि मुस्लिम समुदाय भारत और पाकिस्तान में एक केंद्रीय सरकार नहीं चाहता। इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं और उनके तर्कों को देखकर लगता है कि एक केंद्रीय सरकार बनाना भारत के मुसलमानों की आंखों का कांटा है। मुस्लिम नेता धर्मनिरपेक्ष जीवन के महत्व को समझते नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लड़ाई हिंदुओं से है और धर्मनिरपेक्ष रवैया अपनाने पर उनका अपना समुदाय इस लड़ाई में कमजोर हो जाएगा। उन्होंने लिखा था, दुख की बात यह है कि अमीरों के खिलाफ न्याय की लड़ाई में गरीब मुस्लिम गरीब हिंदुओं का साथ नहीं देंगे। पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई में मुस्लिम मजदूर कभी हिंदू मजदूर का साथ नहीं देंगे। भीमराव अंबेडकर हमेशा दलित और मुस्लिम राजनीति के गठजोड़ के खिलाफ थे।
डॉक्टर अंबेडकर के भाषणों और लेखों के संकलन को स्टडी करने पर हमें उनकी कही गई एक महत्वपूर्ण बात मिली। उन्होंने कहा था, मैं मुस्लिम भारत और गैर मुस्लिम भारत का विभाजन बेहतर समझता हूं, क्योंकि ये दोनों को सुरक्षा प्रदान करने का सबसे पक्का और सुरक्षित तरीका है। अवश्य ही अन्य विकल्पों में ये अधिक सुरक्षित है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि इस देश में मुसलमान हमेशा ही शासक वर्ग रहा है और अगर दलित और मुसलमानों का गठजोड़ होगा तो दलितों का भला नहीं हो सकता, उनका शोषण ऐसे ही होता रहेगा। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस राजनीति से परहेज था जिसे मुस्लिम तुष्टीकरण कहते हैं? सबसे पहले आपके सामने इस राजनीतिक मान्यता के पक्ष में तर्क रखते हैं। साल 1919, खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की की हार के बाद अंग्रेजों ने वहां के खलीफा को गद्दी से हटा दिया। टर्की के सुल्तान की गद्दी वापस दिलाने के लिए भारत में भी आंदोलन चलाया गया और कांग्रेस ने इसका समर्थन किया। लेकिन अंबेडकर के विचार क्या थे? अंबेडकर ने कहा था, खलीफा को बनाए रखने के लिए जोर डालना ठीक नहीं है। लखनऊ पैक्ट 1916। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाएगा। इस पर अंबेडकर ने क्या कहा? 1946 में अंबेडकर बोले, चुनावों में मुस्लिमों को रियायत से हिंदू मुसलमान के बीच दूरियां बढ़ेंगी। तो क्या कांग्रेस ने अंबेडकर का इस्तेमाल सिर्फ वहीं किया जहां उसे ऐसा करना सुविधाजनक लगा? कांग्रेस की नीति थी कि देश में लोगों को बांटो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट के रखो और अपनी राजनीति करते रहो। और कांग्रेस उसमें लंबे समय तक सफल भी रही, लोगों को बांटने में, राज करने में। और जहां जहां उनको लग रहा था कि जो नेता उसके उस सोच को अगर आड़े आ रहे हैं, उन नेताओं को कांग्रेस ने हमेशा से साइडलाइन किया। अंबेडकर जी पर कांग्रेस ने दो तरीके से व्यवहार किया। उनको संविधान में भी सभा का इसका अध्यक्ष भी बनाया समिति का, लेकिन साथ ही साथ वो जब लोकसभा में खड़े रहे तो कांग्रेस ने उनको 2 बार परास्त किया। और कांग्रेस को ये नहीं नागवार गुजरता है, क्योंकि उनको लगता था ये सब वोट उनकी मोख्तेदारी है, मोनोपोली है। लेकिन ऐसा नहीं होता राजनीति में। कांग्रेस कहती है बीजेपी के आरोप गलत है। अंबेडकर को पार्टी ने पूरा सम्मान दिया। अंबेडकर जी से अगर कांग्रेस की दूरी होती तो वो संविधान बनाने वाली जो कमेटी थी उसके चेयरपर्सन कांग्रेस के सानिध्य से हुए। गांधी जी, नेहरू जी के उनकी निकटता थी, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में वो लॉ मिनिस्टर थे। लेकिन संविधान बनाने वाली कमेटी में अंबेडकर को शामिल करना भी कांग्रेस का स्वाभाविक कदम था क्या? ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अंबेडकर संविधान समिति में पहली बार कांग्रेस की ओर से नहीं बल्कि मुस्लिम लीग की ओर से चुनकर आए थे। 1946 में बॉम्बे प्रोविंशियल असेंबली में अंबेडकर को हार का सामना करना पड़ा, जबकि कांग्रेस वहां सत्ता में थी। इस हार के बाद उन्हीं की पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के बंगाल के नेता जोगेंद्र नाथ मंडल ने मुस्लिम लीग की मदद से अंबेडकर को संविधान समिति में भेजा। लेकिन बंटवारे के बाद जब बंगाल से अंबेडकर की सदस्यता खत्म हो गई, तब कांग्रेस ने उन्हें संविधान समिति में तब के प्रांत बॉम्बे से चुनकर लेकर आई। तो क्या कांग्रेस ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि संविधान बनाने जैसे बड़े काम के लिए तब की नेहरू सरकार के सामने अंबेडकर का कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि तब अंबेडकर कांग्रेस की मजबूरी थे और कांग्रेस के लिए जरूरी भी। हम इसीलिए ये सवाल उठा रहे हैं, क्या कांग्रेस ने अंबेडकर को सुविधा के मुताबिक इस्तेमाल किया? हमें लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह से सामाजिक न्याय और आम लोगों के अधिकार की बात की, वो अपने आप में शुद्ध राष्ट्रवाद है। हमारा मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर को ठीक से समझे बगैर भारत आगे नहीं बढ़ सकता और इसलिए अब वक्त आ गया है कि बाबा साहब अंबेडकर के पूरे राष्ट्रवादी स्वरूप को देश के सामने लाया जाए और उनके साथ न्याय किया जाए।